अब सेक्शन 181 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक विटनेस जो है पुलिस को एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो थाने में आके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया पुलिस को, तो इस स्टेटमेंट को साइन करने की जरूरत इनको नहीं है। यहाँ पे 181 बोलता है कि विटनेस डज नॉट हैव टू साइन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल पुलिस ऑफिसर ने इनको एक तरीके से डराया है कि आपको इस पर साइन करना ही पड़ेगा, ओके, इस पर्टिकुलर केस में अगर उन्होंने साइन कर दिया, विटनेस ने साइन कर दिया, तो स्टिल उनकी साइन की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये पूरा जो स्टेटमेंट है इससे कोई वैल्यू नहीं होगी एंड इसको आप इनएडमिसिबल मानोगे आगे की ट्रायल के दौरान। ओके, तो ये हमको यहाँ पे एक कॉशन दिया हुआ है। अब सेक्शन 181 जो है हमारा, ये इसीलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे विटनेस हैं उनको हैरेस ना किया जाए, उनको तंग ना किया जाए पुलिस के द्वारा। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि स्टेटमेंट वही रिकॉर्ड होता है जो पुलिस चाहती है। तो ऐसा ना हो, पुलिस ऐसा ना बोले इनको कि आप ये स्टेटमेंट मेक करो एंड इस पर साइन भी कर दो। ओके, इस चीज़ से बचने के लिए बोला गया है कि स्टेटमेंट पे साइन होता भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, अब उसका प्रोवाइजो है, उसमें एक और चीज़ गिवन है। इसमें बोला हुआ है कि अगर एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, यानी कि सरकार की तरफ से कोई विटनेस आया है जो कि विक्टिम की फेवर की बात बोलता है। नॉर्मली हर प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है उनका यही काम होता है कि विक्टिम की फेवर की बातें करें। तो ऐसी एक विटनेस है, इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, सेक्शन 180 के अंदर। 180 के अंदर इनसे पूछताछ करी गई थी। अब इसके बाद क्या होता है, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है आगे, यानी कि जो डिफेंस काउंसिल है, जो अपराधी का वकील है, ये आते हैं और इनसे पूछताछ करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जो इनकी 180 की स्टेटमेंट थी, ये आप निकाल सकते हो। जो हमारे डिफेंस के लॉयर हैं, ये 180 के स्टेटमेंट को निकाल सकते हैं एंड उसके बेसिस पे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि तब आपने एक अलग बात बोली थी, अब ट्रायल के दौरान आप अलग बात बोल रहे हो। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है, इस सेक्शन 180 की स्टेटमेंट की बेसिस पे आप कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस जो है उन्हीं के साथ आप कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे कर सकते हो। एक डिफेंस विटनेस जो है उनके खिलाफ आप 180 के स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ प्रोसिक्यूशन विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसी को आप यूज कर सकते हो फॉर कॉन्ट्राडिक्शन अंडर सेक्शन 181। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी विटनेस इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन। ओके, तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विटनेस के बारे में ही बात करी गई है। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर आप विटनेस के स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, यानी डिफेंस जो हमारे काउंसिल हैं वो प्रोसिक्यूशन विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसको यूज कर रहे हैं फॉर कॉन्ट्राडिक्शन, तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग री एग्जामिनेशन। तो नॉर्मली आपको पता होगा ऐसा ही होता है एक कोर्ट केस में कि सबसे पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है एंड उसके बाद होता है हमारा री एग्जामिनेशन। जब री एग्जामिनेशन का स्टेज आएगा तब प्रोसिक्यूशन विटनेस वो स्टेटमेंट को लेके आ सकती है और उसको बोल सकती है, कोर्ट को दिखा सकती है कि सर अगर आप स्टेटमेंट को पूरा पढ़ोगे तो इसमें अलग बात बोली गई है। डिफेंस जो हमारे काउंसिल हैं वो गलत पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रोसिक्यूशन बोल सकती है ड्यूरिंग द री एग्जामिनेशन ऑफ दैट विटनेस। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि प्रोसिक्यूशन कैन एक्चुअली यूज द सेक्शन 180 स्टेटमेंट फॉर री एग्जामिनेशन पर्पसेस, ताकि पूरी की पूरी बात पता लगे, पूरी स्टेटमेंट को कोर्ट के सामने वो लेके आए, ताकि आधी बात यूज करके डिफेंस काउंसिल जो है वो एक गलत पिक्चर पोर्ट्रे ना करें। ओके, अब आपको पता होगा कि जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन होता है ये नॉर्मली क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ही होता है। पहले एग्जामिनेशन चीफ होता है जो कि हमारे प्रोसिक्यूशन काउंसिल जो है वही करेंगे, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को जो बुला रहा है वही एग्जामिनेशन चीफ करेगा। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा जो कि हमारे डिफेंस काउंसिल जो है वो करेंगे, ताकि वो उसकी बात को तोड़ें। जो एग्जामिनेशन चीफ उसका हुआ है उसको तोड़ने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन होता है एंड यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन भी होता है।
इसके बाद हमारा आता है री एग्जामिनेशन का स्टेज। ओके, जिसमें जो हमारे प्रोसिक्यूशन लॉयर हैं वही दोबारा से प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करेंगे। ओके, अब इसमें एक और चीज गिवन है, जो क्लॉज 2 इसका ये बोलता है कि अगर एक स्टेटमेंट जो है वो डाइन डिक्लेरेशन थी, यानी हमारी विक्टिम थी, उन्होंने मरते वक्त एक स्टेटमेंट को मेक किया था एंड उसके ऊपर उन्होंने साइन भी कर दिए थे। अब इस पर्टिकुलर केस में जो उनकी स्टेटमेंट है ये परफेक्टली वैलिड है। आगे जाके हम इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस भी यूज कर सकते हैं। अब जनरल रूल तो यही था हमारा कि 180 की जो स्टेटमेंट है उसका कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं उसे, उसके अलावा उसका कोई यूज नहीं होगा। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है कि एक डाइन डिक्लेरेशन को आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस यूज कर सकते हो। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि सपोज एक डिस्कवरी स्टेटमेंट है, एक पर्सन है, इन्होंने पुलिस को एक डिस्कवरी स्टेटमेंट दी है कि आप नोएडा जाओ एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मेरा मर्डर वेपन। ओके, अब इस पर्टिकुलर केस में जो स्टेटमेंट ए मेक कर रहा है इसको भी आप एज अ पीस ऑफ एविडेंस आगे जाके यूज कर सकते हो। इवन दो ये स्टेटमेंट इसने पुलिस को दी है, स्टिल डिस्कवरी स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हो एज अ पीस ऑफ एविडेंस। ओके, तो ये हमारा क्लॉज 2 बोलता है। अब इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ये अलग बात बोलती है। यहां बोला हुआ है ओमिशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इन्होंने पुलिस को बोला था, पुलिस को इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जो विक्टिम है, सपोज ए विक्टिम का फादर है, ए बोलता है कि मेरी बेटी जो है इसको बी ने मारा था। सिर्फ सिंपल सी बात बोलता है कि बी ने मेरी बच्ची को मारा है। अब ट्रायल के दौरान मामले जब ट्रायल स्टार्ट होता है तब ए बोलता है कि बी एंड सी दोनों ने मेरी बेटी को मारा है। अब सी के बाद उसने पहले नहीं करी थी, सी को ये ट्रायल के दौरान लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एक ओमिशन हुआ है, पहले इसने सी का नाम नहीं लिया था। इस पर्टिकुलर केस में इसको यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। जो हमारे डिफेंस के वकील हैं वो बोल सकते हैं कि सी एकदम से कैसे आ गया, पहले आपने इसका नाम क्यों नहीं लिया था। तो यहाँ पे जो पुलिस स्टेटमेंट है इसको आप यूज कर सकते हो फॉर कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 181 बोलता है। अब सेक्शन 182 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आप पूछताछ कर रहे हो किसी विटनेस से, अगर एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहे हैं किसी विटनेस से, तो उसको वो डराएंगे या फिर धमकाएंगे नहीं, ना ही उसको कोई लालच देंगे। वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अगर आप मेरे को स्टेटमेंट दोगे तो हम आपको कुछ पैसे दे देंगे या फिर हम आपकी जो सजा है उसको माफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम ना उसको डराओगे ना ही उसको कुछ लालच दोगे। सेक्शन 182 हमारा बोलता है। ओके, अब जो सेकंड क्लॉज है इसका, ये बोलता है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं उनकी ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो विटनेस है उनको वार्न करें। कोई वार्निंग देने की जरूरत नहीं है विटनेस को, जो अपने मन से बोलना चाहता है वो बोल सकता है। अब जो हमारा प्रोवाइजो है वो ये बोलता है कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट है उनको, जो भी पर्सन आएंगे उनके सामने कन्फेशन देने के लिए, जो भी एक्यूज उनके सामने आएंगे कन्फेशन को देने के लिए, उनको वार्निंग देनी पड़ेगी। मैजिस्ट्रेट हैज टू वार्न दिस एक्यूज्ड कि आपको ये कन्फेशन मेक करने की जरूरत नहीं है। अब क्लॉज 2 इसका ये बोलता है कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को, किसी भी विटनेस को कॉशन नहीं करेगा, वार्निंग नहीं देगा। यहाँ पे वो ऐसा नहीं बोलेगा पुलिस ऑफिसर विटनेस को कि आप स्टेटमेंट मेक मत करो, ये आपके खिलाफ यूज हो सकती है। ऐसी कोई वार्निंग देने की जरूरत पुलिस ऑफिसर को नहीं है। लेकिन यही आप देखोगे कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट है, सेक्शन 183 में आप देखोगे कि जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं इनके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। दे एक्चुअली हैव टू वार्न द एक्यूज्ड कि आपको स्टेटमेंट जो है ये देने की जरूरत आपको नहीं है। जब वो कन्फेशन जो है, कन्फेशन आपको देने की जरूरत नहीं है, ये वार्निंग हमारे मैजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी एक्यूज को। पर जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं उनको ऐसी कोई वार्निंग देने की जरूरत नहीं है। जो भी विटनेस अपनी खुद की मर्जी से बोलेगा वो रिकॉर्ड वो कर लेंगे। अब सेक्शन 183 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है कन्फेशंस एंड स्टेटमेंट्स के बारे में। अब जो हमारे कन्फेशंस होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहला कन्फेशन होता है हमारा
जुडिशियल कन्फेशन, यानी कि जो हम जज के सामने जाके, जो हमारे मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने जो हम रिकॉर्ड करते हैं कन्फेशन को, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन। एंड जो हमारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है कोर्ट के बाहर, सपोज ए कन्फेशन करता है बी को कि मैंने सी को मार दिया। अब ए बी को यहां पे कन्फेशन कर रहा है एंड बी इज अ प्राइवेट पर्सन, बी इज नॉट अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां पे जो कन्फेशन हो रहा है इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ओके, अब कन्फेशन यही होता है कि कोई बंदा आके जाके अपना क्राइम को कबूल कर दे किसी के भी सामने, तो उसको हम कन्फेशन बोलते हैं। ओके, तो सेक्शन 183 जो है हमारा, ये सिर्फ जुडिशियल कन्फेशन से डील करता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है हमारा उससे डील नहीं करता। एंड साथ में यहाँ पे स्टेटमेंट्स के बारे में भी बात हो रही है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। अब जो हमारा कन्फेशन है ये सिर्फ एक्यूज्ड ही मेक कर सकता है, जो हमारे विक्टिम्स हैं ये कन्फेशन को मेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी स्टेटमेंट है ये कोई भी दे सकता है। स्टेटमेंट हमारे जो एक्यूज्ड हैं वो भी दे सकते हैं, एंड जो हमारी विक्टिम है वो भी स्टेटमेंट को दे सकते हैं, एंड इवन जो हमारे विटनेसेस हैं वो भी स्टेटमेंट को दे सकते हैं अंडर सेक्शन नंबर 183। ओके, अब 183 के क्लॉज 1 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट के, वो कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने आप जाओगे जो उस केस में ट्रायल कर सकते हैं। सपोज दिल्ली के एक मजिस्ट्रेट है, ये सपोज मुंबई में केस चल रहा है एंड जो हमारे दिल्ली के मजिस्ट्रेट हैं इनके सामने आप उनको लेके आ रहे हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो हमारे जो दिल्ली के मजिस्ट्रेट हैं वो भी यहाँ पे कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ओके, एंड नॉर्मली हम देखेंगे आगे जाके कि प्रेफर भी यही किया जाता है कि उन मजिस्ट्रेट के सामने आप जाओ कन्फेशन को रिकॉर्ड कराने के लिए जो उस केस में ट्रायल नहीं करने वाले हैं। बिकॉज अगर आप सपोज दिल्ली का ही केस है, पीतमपुरा का केस है, एंड पीतमपुरा के मजिस्ट्रेट के सामने जाके आप कन्फेशन को रिकॉर्ड करवा रहे हो, तो यहाँ पे बायस हो सकता है। आगे जाके अगर ट्रायल भी वही मजिस्ट्रेट के सामने होगा तो उनके मन में एक बायस हो सकता है कि इस पर्सन ने तो अपना क्राइम मेरे सामने ही कबूल किया था। तो ट्रायल के दौरान यहाँ पे आप देखोगे कि एक्यूज को नुकसान हो सकता है। तो इसी चक्कर में ये हमारा प्रैक्टिकल रूल होता है कि जो मजिस्ट्रेट ट्रायल को करने वाले हैं उनके सामने आप कन्फेशन को रिकॉर्ड मत कराओ। ओके, लेकिन अगर सपोज हमें करा भी दिया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो परफेक्टली वैलिड होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर। तो यानी जो हमारे 183 की कन्फेशन है ये आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही मेक करवा सकते हो। एक बार ट्रायल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद कन्फेशन आप रिकॉर्ड नहीं करा सकते हो अंडर सेक्शन नंबर 183। आपको स्टेजेस ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में तो पता ही होगा। सबसे पहले केस में एफआईआर रिकॉर्ड होती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद इस केस में चार्जशीट फाइल होती है। ओके, चार्जशीट फाइल करने के बाद कॉग्निजेंस का स्टेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब कॉग्निजेंस के बाद जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनको कोर्ट में बुलाते हैं, इसको हम बोलते हैं इश्यू ऑफ प्रोसेस। इसके बाद चार्जेस जो हैं एक्यूज के खिलाफ फ्रेम होते हैं। इस स्टेज से हम बोलेंगे कि ट्रायल स्टार्ट हो गया। यानी जब आप चार्ज मेक करते हो एक्यूज के खिलाफ, जब आप उसको बताते हो कि हम आपको इस चीज़ों के लिए ट्राई करेंगे, इन ऑफेंसेस के लिए हम आपको ट्राई करेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि ट्रायल का स्टेज स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड इसके बाद हमको पता ही है कि सीधा जजमेंट आता है। ओके, अब यहाँ पे चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज से हम ट्रायल स्टार्ट क्यों करते हैं? या हम इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्ट को रिकॉर्ड करने की अपॉर्चुनिटी होती है। सपोज एक पर्सन है, इनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए हैं और इनको बोला हुआ है कि मर्डर और थेफ्ट के चार्जेस हम आपके खिलाफ लगा रहे हैं।
अब इसके बाद इसे पूछा जाएगा कि आप मानते हो कि आपने मर्डर और थेफ्ट किया है। यहाँ पे ए के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो प्ली ऑफ गिल्ट करे, यानी वो मान ले सारे के सारे चार्जेस एंड जो केस है वो आगे प्रोसीड ही ना हो। यहाँ पे सपोज ए मान लेते हैं कि हाँ मैंने मर्डर और थेफ्ट किए है, तो जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं इनके पास यहाँ पे पूरी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो एक्चुअली इस केस में आगे ना बढ़े एंड यहीं पे ए को वो कन्विक्ट कर दे एंड जजमेंट वो निकाल दे ए के खिलाफ। तो यहाँ पे एक प्ली ऑफ गिल्ट का स्टेज आ रहा है। इस चीज की वजह से हम बोलते हैं कि जैसे आप चार्ज फ्रेम कर दोगे उसके बाद हम बोलते हैं कि ट्रायल स्टार्ट हो गया है, बिकॉज जैसे ही आप चार्ज फ्रेम कर रहे हो उसके बाद हमारा प्ली ऑफ गिल्ट का स्टेज आ रहा है, जहां पे पूरे का पूरा केस उसी टाइम खत्म हो सकता है। ओके तो हमको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा कन्फेशन है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के दौरान ही हमारा रिकॉर्ड हो सकता है। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं वो कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 183 में सिर्फ मैजिस्ट्रेट जो है हमारे उन्हीं के पास पावर है कन्फेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। एंड नॉर्मली आप जाओगे कोर्ट में, वहां पे आप देखोगे कि जब भी कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा होता है उस टाइम पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि आप रूम से बाहर जाओ। उनके सामने कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं बिकॉज जो हमारे एक्यूज्ड हैं उनको वो डरा भी सकते हैं। वहां पे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस का केस बन सकता है एंड दैट इज वाई पुलिस ऑफिसर को बोलते हैं कि आप अभी कोर्ट से बाहर जाइए। अब जो सेकंड क्लॉज है इसका, ये सिंपल सी बात बोलता है कि जो हमारे मजिस्ट्रेट है इनको बताना पड़ेगा अक्यूज को कि यू आर नॉट एक्चुअली बाउंड टू मेक दिस कन्फेशन। आपको कन्फेशन मेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी वार्निंग देनी पड़ेगी हमारे जो मजिस्ट्रेट है उनको एक्यूज को, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर्स ने एक्यूज का ब्रेन वॉश कर दिया हो। उन्होंने एक्यूज को बोला हो कि अगर आप कन्फेशन मेक नहीं करोगे तो आपके खिलाफ बहुत ज्यादा बुरा होगा। तो इसी चीज से बचने के लिए क्लॉज 2 हमारा बनाया गया है कि मजिस्ट्रेट को बताना पड़ेगा एक्यूज को दैट यू आर नॉट एक्चुअली बाउंड टू मेक दिस कन्फेशन। आप यहाँ पे कोई जरूरत नहीं आपको कन्फेशन देने के लिए। अब जो क्लॉज 2 है वो इसलिए भी गिवन है ताकि जो हमारे एक्यूज हैं वो वॉलंटरी तरीके से कन्फेशन दे, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती ना हो कन्फेशन देने के लिए। एंड दैट इज वाई क्लॉज 2 हमको गिवन है ताकि एक्यूज का वॉलंटरीनेस हम चेक कर सकें। क्लॉज 3 जो है हमारा ये बोलता है कि अगर सपोज मजिस्ट्रेट उसको बोलते हैं एक्यूज को कि आपको स्टेटमेंट मेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कन्फेशन देने की जरूरत नहीं है, इसके बाद जो हमारे एक्यूज हैं वो बोलते हैं ठीक है मेरे को नहीं देना। अब इस पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज है उसको दोबारा से आप पुलिस कस्टडी नहीं दोगे, यानी पुलिस के पास आप यहाँ पे इसको अब नहीं भेजोगे। यहाँ पे आपको अगर सपोज कस्टडी देनी ही है, जेल में बंद करना ही है, तो आप जुडिशियल कस्टडी में इसको भेज दोगे। जो हमारी जुडिशियल कस्टडी होती है ये जेलें होती हैं, जो तिहाड़ जेल होगी सपोज, या फिर रोहिणी जेल होगी दिल्ली में, तो यहाँ पे पुलिस का कंट्रोल नहीं होता। पुलिस कस्टडी में आपको थाने में बंद करते हैं, जो पुलिस लॉकर रूम होते हैं वहां पे आपको बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि जैसे ही आपने मना कर दिया कन्फेशन देने से, इसके बाद आपको पुलिस थाने में नहीं भेजा जाएगा। ओके अब क्लॉज 4 जो है इसका, ये एक मेमोरेंडम के बारे में बात करता है कि ये एक पैराग्राफ जो है ये एक मजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा आफ्टर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। ओके जब कन्फेशन उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद उन्होंने ये पैराग्राफ लिखना पड़ेगा कि हाँ मैंने सारी बातें एक्यूज को समझा दी थी, मैंने एक्यूज को बता दिया था कि वो स्टेटमेंट देके कन्फेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं है उसको कन्फेशन देने के लिए, ये मैंने उसको समझाया था। एंड इसके बाद भी इसने कन्फेशन को दिया है मेरे सामने, तो ये पूरा एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। ओके अब जो क्लॉज 5 है इसका, ये बात करता है स्टेटमेंट के बारे में। अभी तक क्लॉज 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे हम देख रहे थे कि कन्फेशन के बारे में बात हो रही थी, लेकिन क्लॉज 5 में बात हो रही है स्टेटमेंट के बारे में। अब स्टेटमेंट जो है विक्टिम भी दे सकते हैं, एक्यूज भी दे सकते हैं, विटनेस भी दे सकते हैं। ओके
अब जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस आता है। यहाँ पे स्टेटमेंट आप ओथ के ऊपर मेक करते हो, यानी आपको एक ओथ दिलाई जाएगी, उसके बाद आपसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन जो हमारा कन्फेशन है वहां पे ओथ के ऊपर आप कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करते हो। ओके, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब क्लॉज 6 जो है इसका, इसमें बोला हुआ है कि अगर ये पर्टिकुलर केसेस हैं, यानी एक लिस्ट ऑफ केसेस यहाँ पे गिवन है, लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस यहाँ पे गिवन है, एंड अगर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप का ऑफेंस, तो यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना कंपलसरी है। यहाँ पे जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको विक्टिम को लेके जाना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और विक्टिम के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाना ही पड़ेगा यहाँ पे। ओके, अब जो उसका प्रोवाइजो है वो एक सिंपल से आप बोलता है कि हमको कोशिश यही करनी चाहिए कि एक वुमेन का केस है, विक्टिम वुमेन है एक केस में, तो जो हमारी मजिस्ट्रेट है वो भी वुमेन हो, यानी वुमेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही कोशिश करनी चाहिए कि इन केसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो। या फिर अगर वुमेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, इस केस में एक वुमेन के प्रेजेंस में आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करोगे ऑफ सेक्शन नंबर 183। ओके, अब सेकंड प्रोवाइजो उसका बोलता है कि अगर सपोज कोई ऐसा केस है जिसमें पनिशमेंट 10 ईयर्स से ऊपर की है, यहाँ पे विटनेस की जो स्टेटमेंट है उसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। ओके, अब इसका जो थर्ड प्रोवाइजो है ये बोलता है कि अगर कोई भी ऐसे पर्सन की आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो इज एक्चुअली फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, तो यहाँ पे जो हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं उनके प्रेजेंस में आप इनके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करोगे। ओके, फोर्थ प्रोवाइजो उसका बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन फिजिकली या फिर मेंटली डिसेबल्ड है, टेम्परेरीली या फिर परमानेंटली, इस केस में अगर इनके आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट की। ओके, बीस का बोलता है कि सपोज आपने एक ऐसी विक्टिम की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है हु इज मेंटली और फिर फिजिकली डिसेबल्ड। तो सपोज एक ऐसी वुमेन है जिनके खिलाफ फॉर एग्जांपल रेप कमिट हुआ, तो इनकी आप स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हो एंड शी इज एक्चुअली डिसेबल्ड, फिजिकली डिसेबल्ड। इस पर्टिकुलर केस में इनको आप आगे जाके ट्रायल के दौरान एग्जामिनेशन चीफ जो है वो नहीं कराओगे, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन इन चीफ कराने की जरूरत नहीं है, सीधा इनका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि प्रिविलेज गिवन है टू दीज विक्टिम्स कि सीधा इनको क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज में बुलाया जाएगा। ओके, बट यहाँ पे हमको एक चीज याद रखनी है कि जो हमारी विक्टिम है ये खुद से चाहे अगर तो इनका एग्जामिनेशन इन चीफ हो सकता है, यानी जो प्रोसिक्यूशन इनको बुला रहे हैं विक्टिम को, वो इनसे ट्रायल के दौरान एग्जामिनेशन इन चीफ कर सकते हैं। ओके, अभी इसलिए हो सकता है क्योंकि विटनेस अगर जो हमारी विक्टिम है उनको लगता है कि मेरे को कुछ और बातें ऐड करनी है, मेरे को ट्रायल के दौरान कुछ और बातें बतानी है, तो इसलिए वो अपना एग्जामिनेशन चीफ यहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन सपोज वो नहीं कराना चाहे तो उनको यहाँ पे प्रिविलेज गिवन है कि वो सीधा उनका उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ओके, अब जो क्लॉज 7 है इसमें बोला हुआ है कि जो भी हमारे मैजिस्ट्रेट कन्फेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, सारे का सारा जो रिकॉर्ड है उन मैजिस्ट्रेट को भेज देंगे जो इस केस में आगे जाके ट्रायल करने वाले हैं। ओके, या फिर जो इस केस में कमिटल कर देंगे सेशन जज को। नॉर्मली आप देखोगे अगर सपोज एक मैजिस्ट्रेट है, उनके सामने मर्डर का केस है, तो वो इस केस को कमिट कर देंगे सेशन जज को, बिकॉज एक मर्डर का जो केस है वो सिर्फ सेशन जज ही ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि अगर एक मैजिस्ट्रेट जो है उन्होंने कन्फेशन को रिकॉर्ड किया है, इसके बाद इस सारे के सारे रिकॉर्ड्स को भेज देंगे उन मैजिस्ट्रेट को जो इस केस में ट्रायल करने वाले हैं या फिर कमिटल करने वाले हैं। ओके, तो इससे हमको आइडिया लगता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर है वो यही चाहता है कि जो मैजिस्ट्रेट है कन्फेशन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं
वो अलग हो एंड जो ट्रायल करने वाले मैजिस्ट्रेट वो अलग हो। ओके, तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। अब सेक्शन 184 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम के बारे में। जो हमारे रेप के विक्टिम्स हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन 184 में होता है। अब ये इसलिए होता है ताकि जो भी एविडेंसेस हैं वो उसी टाइम हमको मिल जाए। जब नॉर्मली सेक्शुअल इंटरकोर्स होता है उस टाइम काफ़ी सारे एविडेंसेस मिल सकते हैं फ्रॉम एक्चुअली द विक्टिम्स बॉडी, आगे जाके एक्यूज के खिलाफ यूज हो सकते हैं। तो इसलिए हमको 184 का एग्जामिनेशन गिवन है। ओके, अब ये तभी अप्लाई होगा 184। यहाँ पे हमको याद रखना है अगर किसी विक्टिम के साथ रेप हुआ हो या फिर अटेम्प्ट ऑफ रेप हुआ हो, दोनों केसेस में 184 का जो एग्जामिनेशन है वो होना पड़ेगा। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे ये भी चीज याद रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे एग्जामिनेशन हो रहा है ये विक्टिम की कंसेंट के साथ ही होगा। सपोज विक्टिम मना कर देती है कि मेरे को यहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं करवाना, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फिर नहीं होगा। तो दिस इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट ऑफ द विक्टिम हु हैज बीन रेप्ड और जिनके खिलाफ अटेम्प्ट ऑफ रेप हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि कोशिश हमको यही करनी चाहिए कि विद इन 24 आवर्स ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन ये मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाए। सपोज विक्टिम के साथ रेप कमिट हुआ है एंड एकदम से वो जाती है और एफआईआर को रिकॉर्ड करवाती है, तो विद इन 24 आवर्स ऑफ रिकॉर्डिंग दिस इंफॉर्मेशन, एफआईआर रिकॉर्ड करने के 24 आवर्स के अंदर अंदर एग्जामिनेशन होना चाहिए। ऐसे हमको कोशिश करनी चाहिए। ये हमारा क्लॉज 1 बोलता है। अब सेकंड इसका बोलता है कि जो भी डॉक्टर्स जो हैं जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उनको ये सारे पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे कि विक्टिम का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनकी एज क्या है, उनके खिलाफ कहाँ कहाँ पे इंजरी हुई है, कौन से इंजरी मार्क्स उनकी बॉडी के ऊपर है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमको यहाँ पे गिवन है, ये सब चीजें हमको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि जो भी रिपोर्ट में कंक्लूजन अराइव होंगे वो भी आपको लिखने पड़ेंगे क्लियरली। एंड आगे जाके इसमें ये चीजें लिखी हुई है कि यहाँ पे ये भी चीज आपको लिखनी पड़ेगी रिपोर्ट के अंदर कि जो हमारी विक्टिम है उनका कंसेंट ले लिया गया। एंड ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है इसको आप फॉरवर्ड कर दोगे टू एक्चुअली द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 193। जो 193 में हमारे मैजिस्ट्रेट गिवन है उनको आप सारी रिपोर्ट को ट्रांसफर कर दोगे। ओके, अब सेक्शन 185 के ऊपर हम आते हैं। ये बात करता है सर्च बाय पुलिस ऑफिसर के बारे में। अब इसमें बोला हुआ है कि अगर इस चैप्टर के दौरान पुलिस ऑफिसर को कोई भी सर्च करनी है तो वो कर सकते हैं। एंड अगर वो चाहे तो जो उनके जूनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनको भी सर्च करने के लिए बोल सकते हैं। ओके, एंड जो यहाँ पे सर्च हो रही है इसकी आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, यानी इसकी भी आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। ओके, तो ये बस इतनी सी बात बोलते हैं सेक्शन नंबर 185। एंड यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखनी है कि जो हमारे रूल्स है ना सर्च वारंट के, वो रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ओके, जो 103 में आपने देखा था ना कि सर्च वारंट के रूल्स थे वहां पे, वही रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होंगे। ओके, एंड जो भी सर्च हो रही है, जो भी आपको सर्च के दौरान आइटम्स मिल रही हैं, इसकी आपको एक कॉपी बनानी पड़ेगी एंड 48 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट को आपको ये सारी इंफॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी। ये क्लॉज 5 हमारा बोलता है। अब सेक्शन नंबर 186 के ऊपर हम आते हैं। ये बोलता है कि अगर सपोज दिल्ली के पुलिस ऑफिसर को
दिल्ली की पुलिस ऑफिसर को मुंबई में सर्च करानी है, तो यहाँ पे जो मुंबई के मजिस्ट्रेट है उनको आप सर्च वारंट भेजोगे एंड मुंबई की मजिस्ट्रेट फिर सर्च को कंडक्ट कराएंगे मुंबई में। ओके, लेकिन इसमें कोई चीज लिखी हुई है कि अगर इस पूरे सर्च वारंट के प्रोसेस के दौरान काफी देर हो जाएगी, काफी टाइम वेस्ट होगा, तो यहाँ पे जो दिल्ली की पुलिस ऑफिसर है वो खुद जाके मुंबई में सर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये भी उनको अलाउड है, लेकिन उन्हीं केसेस में यहाँ पे बहुत अर्जेंसी है। ओके, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है कि जिस पर्सन के घर में आप सर्च कर रहे हो या किस पर्सन की आप खुद से सर्च कर रहे हो उसको भी आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड देना पड़ेगा, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी आइटम्स सीज हो रही है उसके तरफ से, या फिर कौन सा आइटम्स की सर्च हुई है उसके घर में से। तो ये पूरी लिस्ट उनको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके